जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं, जिसमें टोटल देखा जाए तो लगभग 300 क्वेश्चन को हमने अच्छे से देख लिया है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चनों को करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम लोग लगातार जो है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपका, तो लगातार हम लोग पर डे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो है, ताकि ये जो है आपके एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कराया जा रहा है, उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज जो एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस नंबर 7 होने वाला है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं। और आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है और हमें उत्तर बताने से पहले आपको अपने मन में ही एक बार उत्तर सोच लेना है और उसके बाद खुद को काउंट करना है, खुद को देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट आपको 100 क्वेश्चन का लगभग कराया जा रहा है, 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन, वो उससे क्या होना है कि वो 100 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ऐसे क्वेश्चनों को सामने लाया है, जो कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीमाएं जिम्मेदार हैं, यानी बाउंड्रीज जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन है आपका अपसारी प्लेट सीमा यानी अपसारी सीमा, दूसरा है अभिसरण सीमाएं यानी कन्वर्जेंस बाउंड्री, तीसरा है ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरण सीमा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पर्वत का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेट बाउंड्री के सहारे ही होता है। किसी भी प्रकार के पर्वत का निर्माण होगा, तो जो पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं वो किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री के जो है किनारे बनती हैं, इसमें दिया गया है। आपको बताना है अपसारी यानी जो आपका डाइवर्जेंट है, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से क्या जाती हैं, दूर जाती है। एक प्लेट इधर जा रही है तो एक प्लेट जो है आपका इससे क्या जाएगी, इधर अपोजिट दिशा में जाएगी। दूसरा है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री यानी एक प्लेट जिस दिशा में जा रही है दूसरी प्लेट भी उसी दिशा में आएगी। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी रूपांतरण में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के किनारे से खिसक जाती हैं, सरक जाती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वी यानी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस में क्या होता है, जैसे आप हिमालय पर्वत देख लीजिए, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, आपका यूरेशियन प्लेट आई है, ठीक है, और इधर पे गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो बीच में इसके तेथीस सी था, इसी का मलबा बलित होकर आज किसके रूप में बन गया है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के रूप में बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी, कन्वर्जेंस यानी अपसरण प्लेट बाउंड्री, अपसरण सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मोनार्ड नाक्स आप आमतौर पर वृद्धावस्था में बनते हैं, यानी जो डेविस ने मोनार्ड नाक का प्रयोग किया था, तो डेविस में जो डेविस थे या पेंक थे, आप कमेंट करके बताइए कि मोनार्ड नाक का प्रयोग किसने किया था, डेविस ने किया था या पेंक ने किया था। तो ये जो मोनार्ड नाक्स बनते हैं, ये कह रहा है कि ये थर्ड स्टेज में जाके बनते हैं। किस स्टेज में, ओल्ड स्टेज में बनते हैं। कारण कह रहा है कि ओल्ड स्टेज में यानी वृद्धावस्था में जो नदी का प्रवाह होता है, तो जो उसकी जो स्टैटिक एनर्जी होती है, जो स्थितिक ऊर्जा होती है और जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए मोनार्ड नाक की, तो मोनार्ड नाक जो बनता है वो बेसिकली थर्ड स्टेज में यानी वृद्धावस्था यानी ओल्ड स्टेज में ही बनता है। क्यों ओल्ड स्टेज में, क्योंकि जो नदी इरोड करती है तो ओल्ड स्टेज में जाते जाते जो नदी का जो वेट होता है, जो इसका भार होता है, अवसाद जो इसमें ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इसलिए इसकी और स्लोप भी कम हो जाता है। और स्लोप जो कम हो जाता है तो इसकी जो स्थिति यानी जो स्टैटिक एनर्जी है और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है तो नदी इरोजन करने के बजाय क्या करने लगती है, डिपोजिशन का काम करने लगती है। इसलिए थर्ड स्टेज में आते आते कुछ जो है जो कठोर चट्टानें बच जाती हैं, उसको इरोड नहीं कर पाती है, जो कठोर साइल की चट्टानें होती हैं। तो कुछ जो है आपको यत्र तत्र यानी कहीं कहीं पर उठे हुए टीले सदृश नुमा स्थलाकृति दिखाई देगी, और इन्हीं टीलों को क्या बोला गया है, मोनार्ड नाक बोला गया है। तो आपका
असर्शन भी सही है यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण क्या कर रहा है, कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उत्तल ढाल की अवस्था निम्नलिखित में से किस इटविक लुंग में बनती है। इटविक लुंग शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पेंक ने जो है डेविस से इतर, डेविस से हट के जो विकास था, यानी विकास की जगह पे इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, इटविक लुंग का प्रयोग किया। और इन्होंने 3 प्रकार के इटविक लुंग का प्रयोग किया। ठीक है, एक होता है आपका, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तल ढाल की अवस्था निम्नलिखित से किस इटविक लुंग में बनती है। अफस्थिजिंडे, सॉरी ये है आपका अबस्थिजिंडे। ठीक है, अफस्थिजिंडे, ये फा होना चाहिए आधा, अब इसको हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अफस्थिजिंडे, प्राइमरम या ग्लीक फार्मिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस जो है स्टेज में जो ढाल बनता है वो क्या बनता है, उत्तल ढाल बनता है। तो इन्होंने क्या बताया था, पेंक ने 3 प्रकार के इटविक की बात की थी। पहले बताया था इन्होंने अबस्ती जिंडे। ठीक है, पहले पा, फा, फिर बा। तो इसी तरह हमने इसको ऐसे ही कोड में याद किया है। तो पहले क्या आता है अल्फाबेट में, पहले आता है फा, पहले क्या आता है फा, उसके बाद बा। ठीक है, तो पहले इन्होंने नाम लिया अफस्ती जिंडे। ठीक है, पा 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 फा और बा। तो पहले उन्होंने बोला अफस्ती जिंडे, उसके बाद इन्होंने बोला गलीक फार्मिंग, और सबसे लास्ट में बोला अबस्ती जिंडे। तो जो पहला स्टेज होता है उसमें जो जो कोई भी लैंडफॉर्म होता है उसकी सिचुएशन कैसी होती है, उत्तल होती है। और दूसरे में क्या होता है, समान होता है, और तीसरे में क्या हो जाता है, अवतल स्टेज में पहुंच जाता है। तो इनका जो उत्तर ढाल की अवस्था है वो इटविक्लुम में पेंक महोदय के, वो किस में बनेगी, वो बनेगी अफस्ती जिंडे में। और अफस्ती जिंडे किस में है, बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इसका सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ जो है ज्योग्राफर के नाम दिए गए हैं और उनके सिद्धांत के नाम दिए गए हैं, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। इधर है डेविस, पेंक, वुड, किंग, और इधर है ढाल विकास, ढाल अधोन्नति यानी ढाल पतन, और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, यानी स्लोप रिप्लेसमेंट और स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, और लास्ट में है स्लोप इवोल्यूशन। तो डेविस का क्या था, डेविस का था ढाल पतन यानी स्लोप जो है डिक्लाइन थ्योरी। पेंक का क्या था, स्लोप रिप्लेसमेंट यानी ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, एलसी वुड का क्या था, वुड का था स्लोप इवोल्यूशन थियरी, और एलसी किंग का क्या था, ढाल विकास यानी जो है स्लोप डेवलपमेंट। क्या था, स्लोप डेवलपमेंट। तो ए का क्या हो जाएगा 2 और बी का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 3 और सी का क्या हो जाएगा 4, यानी ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर 1 ए का 2 बी का 3 यहाँ भी है, ए का 2 बी का 3 यहाँ भी है। ऐसे ही आपको एग्जाम में फंसाया जाएगा, क्योंकि डेविस पेंक का सब पढ़ते हैं, वुड और एलसी किंग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर कुछ आपको स्थलाकृति दिया गया है, लैंडफॉर्म यहाँ पर पूछा गया है कि किससे वो बनते हैं। इधर है, पहला है ड्रिप स्टोन, अपतट रोधिका। अपतट रोधिका को इंग्लिश में बोलते हैं जो आपका जो है ऑफशोर बार होता है। ठीक है, ऑफशोर, अपतट का मतलब तट से थोड़ा सा दूर। और तीसरा है आपका यारडंग, यारडंग का दूसरा नाम क्या है, कॉक्सकॉम। तो अगर कहीं पर कॉक्सकॉम आता है तो आप समझिएगा उसका नाम क्या है, यारडांग। ठीक है, और चौथा क्या है, थर्मोकास्ट। इधर है पैरा ग्लेशियर, विंड, कास्ट एंड मरीन या तरंग दे दिया गया है। तो ड्रिप स्टोन क्या है, ड्रिप स्टोन किससे बनते हैं, ये कास्ट टोपोग्राफी है, और कास्ट के द्वारा निर्मित एक जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। अपतट रोधिका किससे बनती है, अपतट रोधिका बनती है आपके मरीन से यानी तरंग से बनता है। यारडांग किससे बनता है, विंड से, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। और थर्मोकास्ट किससे बनता है, पेरी ग्लेशियर से, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके दौरान इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, जिसमें होगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपके कम से कम एग्जाम में स्थलाकृतियों से पूछे जाएंगे, लैंडफॉर्म से, तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला है कि जेम्स हट्टन द्वारा वर्णित एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटेरिज्म की अवधारणा को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया, विस्तारित किया गया। यानी जेम्स हट्टन ने क्या दिया था, एक रूपतावाद की संकल्पना दी थी, जिसमें उन्होंने यही तो कहा था कि ये जो जेम्स हट्टन थे, ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो प्रोसेस वर्तमान में काम कर रहे हैं वो पूरे भविष्य में, भूतकाल में भी क्या कर रहे थे,
काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या थी, समान थी। और इसी बेस पे उन्होंने कहा था कि वर्तमान क्या है, भूत की कुंजी है, यानी वर्तमान के आधार पे हम जो भूत में हुआ है, पास्ट में हुआ है, जैसे आज हम पता करते हैं कि बहुत पहले क्लाइमेट चेंज हुआ था, यानी पूरा जो आपका हिमयुग आ गया था, तो कैसे पता चलता है, आज कुछ हिमयुग के टुकड़े हैं उसे मिलते हैं, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में सॉरी जो है भूत में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था उसको आगे किसने बढ़ाया। ऑप्शन है लुई अगासिज, चार्ल्स लियो, जॉन प्लेफियर या कार्ल गिलबर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है चार्ल्स लियोल। चार्ल्स लियोन ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, और उसी में इनके काम को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। जॉन प्लेफियर ने इनका समर्थन किया था, लेकिन इनके कार्यों को और आगे तक ले जाने का जो कार्य किया था वो चार्ल्स लियोल था। ये चार्ल्स लियोल और जॉन प्लेफियर में लोग कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके जब कार्यों के पूछेगा समर्थन में तो जॉन प्लेफियर होंगे और चार्ल्स लियोल दोनों होंगे, लेकिन इनके कार्यों को आगे कौन ले गया था, तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नामक किताब लिखकर चार्ल्स लियोल ने इनके कार्यों को जो है क्या दिया था, वर्ड में नाम कराया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि जो भूसन्निधि परिकल्पना को स्पष्टीकरण के रूप में रखा गया था, यानी जो आपका जियो सिंक्लाइन हाइपोथेसिस दिया गया था, किसके द्वारा, जियो सिंक्लाइन सब तो हाल एम थे, ठीक है, कंसेप्ट जो दिया गया था। और जियो सिंक्लाइन जो थियरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, आपके कोबर के द्वारा। तो कह रहा है कि जियो सिंक्लाइन का जो इन्होंने नाम दिया था उसको और किस अन्य नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है, ओरोजनी के नाम से, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के जो है नाम से, या भूप्रपट्टी विरूपण के नाम से, या क्रेटोजन के नाम से। यानी जो आपका जियो सिंक्लाइन परिकल्पना था उसका संबंध इस चारों विकल्प में से किससे है, आपको यही बताना है। तो जो जियो सिंक्लाइन था उसका संबंध किससे था, ओरोजन से, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज है और इसको भूसन्निधि को यानी जो आपका जियो सिंक्लाइन होता है उसको हम जर्मन लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, ओरोजन के नाम से जानते हैं। क्रेटोजन क्या होता है, जो ओरोजन के मान लीजिए भूसन्निधि है, जैसे टैथिस भूसन्निधि थी तो टैथिस ओरोजन हो गया, और इसके किनारे पर जो बड़े बड़े भूखंड थे उसका नाम दिया गया था क्रेटोजन। तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मरीन के द्वारा इरोजन होता है, अपक्षरण होता है, उसका उचित क्रम क्या है। यानी जब जो सी वेव्स होती हैं, ठीक है, सी वेव्स क्या करती हैं, जब जो महाद्वीपों के किनारे वाला भाग है उसको काटती हैं तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्थलाकृतियां यानी लैंडस्टॉर्म का निर्माण करती हैं। तो कुछ ऐसी स्थलाकृतियां जिनका निर्माण एक सीक्वेंस में होता है, एक प्रोसेस के तहत होता है। तो वही आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है स्टंप, वृत्तखंड को इंग्लिश में बोलेंगे आर्क, गुफा यानी केव, और स्टेक को स्टेक ही बोलते हैं। दूसरा है आर्क बनेगा पहले, फिर स्टेक बनेगा, फिर स्टेक, फिर गुफा बनेगा यानी केव्स बनेगा। पहले स्टंप बनेगा, फिर केव बनेगा, फिर आर्क बनेगा, फिर स्टेक बनेगा, या पहले केव बनेगा, आर्क बनेगा, स्टेक बनेगा, या स्टंप बनेगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उचित क्रम होगा। तो होता क्या है कि जब मरीन जो होता है, मरीन के द्वारा जब लहरें लगातार कट की जाती है किनारे के भाग को, तो ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, एक बड़ी चट्टान है ऐसे खड़ी हुई है, जब लहरें इसमें चोट मारती हैं तो इसमें कुछ बहुत ही गहराई तक की खड़ी चट्टान में इस आकार का, ये जो आपका चाप के आकार का दिखाई दे रहा है, इस आकार का कुछ स्थलाकृति यानी कट के बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, केव्स बोलते हैं। यही स्थलाकृति जब लगातार ये कटती रहती है तो ये जो स्थलाकृति थी इसके इस पार से भी इसी तरह रूप में बन जाता है, और ये उसके आर पार निकल जाता है। यानी अगर आप ये एंट्री करेंगे तो डोर का काम करेगा, इधर से एंट्री करेंगे तो उस पार निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक ही तरफ था तो आर्क था, जब सॉरी केव था, जब दोनों तरफ हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये खोखला हो गया, खोखले के जब ये भाग मरीन के द्वारा तोड़ दिया जाता है तो ये केवल ऐसे एक जो है आपको पिलर नुमा संरचना बचेगा, क्योंकि ये टूट जाएगा, ठीक है, बीच वाला भाग। तो जैसे मान लीजिए दरवाजा है ही, और दरवाजे का ये दरवाजा हो गया, मेहराब हो गया, आर्क हो गया, अब ये वाला भाग यहाँ से तोड़ दिया जाए तो ये आधा बचेगा, ये आधा बचेगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं स्टेक। और जब ये भी इरोड होकर बहुत छोटा हो जाएगा तो इस स्टेक के छोटे भाग को बोलते हैं स्टंप। तो पहले केव बनेगा, फिर आर्क बनेगा, फिर स्टेक बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, स्टंप बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है कि बेंटी फैक्ट्स किससे संबंधित है। बेंटी फैक्ट्स एक लैंडफॉर्म होता है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ पे बनता है। वो सेतु यानी समुद्र में बनता है, मैदानी क्षेत्र में बनता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में बनता है, या जो सिंक होल होता है, ठीक है, तो कास्ट क्षेत्र में यानी संकीर्ण क्षेत्र के रूप में आपको
बनता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो बेंटी फैक्ट्स अगर आप लोग लैंडस्लार्फ पढ़े होंगे तो बेंटी फैक्ट किससे बनता है? ये बिंड के इरोजन से बनता है। जब बिंड लगातार किसी चट्टानों पे चोट मारती है तो इसमें एक नक्काश बन जाते हैं। नक्काश बोले तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के डिजाइन बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी पत्थर में जो रॉक्स होती है उसमें 6 डिजाइन होते हैं, किसी किसी में 8 डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो 6 डिजाइन जिसमें होता है उसको बोलते हैं बेंटी फैक्ट्स, और जिसमें 8 डिजाइन होता है उसको बोलते हैं ड्राई कांटर। तो ये कहाँ पे बनता है? अब बिंड के द्वारा बनता है, तो बिंड कहाँ पर लैंडफॉर्म बनाती है? अपना जो है डेजर्ट एरिया में, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो बेंटी फैक्ट्स का संबंध किससे है? रेगिस्तानी क्षेत्रों से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च श्रेणी के मेटामॉर्फिक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है। ऑप्शन है संगमरमर, सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट। तो आप इसमें ढूंढिए कि कौन सा इग्नियस रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री है, या कौन सा मेटामॉर्फिक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेटामॉर्फिक का उदाहरण नहीं है। तो संगमरमर किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक का, क्योंकि चूना पत्थर को जब चूना पत्थर का ताप और दाब अत्यधिक बनता है, पड़ता है, तो चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके संगमरमर में, ठीक है। स्लेट, जब सेल जो होता है, सेल से क्या बन जाता है? स्लेट बन जाता है। और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट किससे बनता है? बलुआ पत्थर से बनता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? ये मेटामॉर्फिक के उदाहरण हैं। लेकिन जो सैल है वो इग्नियस रॉक होती है, ये मेटामॉर्फिक का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 आपको जो है फंक्शन रीजन दिया गया है, आपको देखना है सही क्या है, गलत क्या है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपका सेशन कह रहा है कि जो रॉक्स होते हैं, चट्टानों का जो गहन रासायनिक क्षय होता है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट विशेषताओं में होता है। यानी जो आप जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? केमिकल विदरिंग होती है। अब कारण कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता काफी हद तक पानी की प्रचुरता और वायु तापमान पर निर्भर करता है। यानी जो केमिकल वेदरिंग ज्यादा तब होती है जब अत्यधिक ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और अत्यधिक क्या होता है? ह्यूमिडिटी यानी जल होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, व्याख्या करेगा या नहीं करेगा। तो पहला बिल्कुल क्या है? राइट है, क्योंकि जो रासायनिक अपक्षय होता है, केमिकल वेदरिंग होती है, वो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप देखते हैं, और टेम्परेचर जी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए जो केमिकल वेदरिंग है, यानी जब टेम्परेचर तापमान भी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, तो जो रॉक्स होती हैं उनमें इनका जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत तेज़ी के साथ क्या हो जाती हैं? चट्टानें अक्षय हो जाती हैं, इरोड हो जाती हैं। तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी क्या कर रहा है? ये व्याख्या भी आसानी से कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, यानी पर्त चक्रवात परिसंचरण वाले क्षेत्रों में ईयर मास जो होता है उसका निर्माण होता है। वायु सहनती का मतलब होता है ईयर मास। यानी कह रहा है कि ईयर मास का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर क्या होता है? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है। कारण कह रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए वायुमंडलीय स्थिति स्थिर और एक समान होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि ईयर मास का निर्माण कहाँ पर होता है? जहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ईयर मास के लिए क्या जरूरी है कि हवा बहुत ज्यादा ज्यादा एरिया में और ज्यादा क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। और आपको पता है कि जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आ जाती है तो हाई प्रेशर बन जाता है, और हवा में जो ऊपर उठने का जो जो उसका एक जो है अपना गुण होता है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक विशाल क्षेत्र में हवा क्या हो जाती है? स्थिर और एक समान हो जाती है। तो ये भी बात सही है, और इसका क्या कर रहा है? व्याख्या भी आसानी से आपका कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो समशीतोष्ण चक्रवात यानी जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसके किस चरण में अधिवृष्ट वाताग्र का निर्माण होता है? अधिवृष्ट वाताग्र का मतलब हुआ अक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो जब टेम्परेट साइक्लोन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके कई स्टेजेस होते हैं। उसके कितने स्टेजेस होते हैं? 1 से लेकर 6 नंबर तक के स्टेज होते हैं। जिसमें पहले में क्या होता है कि हवा एक गर्म हवा रहेगी, हॉट रहेगी, और एक क्या रहेगी? यानी वार्म रहेगी, एक रहेगी कूल। ये दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। सेकंड में एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करती हैं। थर्ड में वो डेवलप हो जाती हैं। फोर्थ में वो बहुत ही हाईली डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ स्टेज होता है उसमें क्या होता है? जो थर्ड में हाईली डेवलप हो जाती हैं, फोर्थ में उनका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है,
और 5 में क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ठंडी हवा के द्वारा ऊपर उठा दी जाती है और धरातल से उसका संपर्क कट जाता है और इस प्रकार के फ्रंट को बोलते हैं अक्लूडेड फ्रंट यानी अधिवृष्ट वाताग्र। और नंबर 6 स्टेज में क्या होता है, फ्रंट का जो है क्षय हो जाता है यानी फ्रंटोलिसिस उस प्रक्रिया को बोलते हैं, फ्रंट का क्षय हो जाता है। तो किस स्टेज में अक्लूटेड फ्रंट बनते हैं, आपके 5वें नंबर के स्टेज में अक्लूटेड फ्रंट बनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ये गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या याद रखना चाहिए था कि सीक्वेंस याद रखना चाहिए था कि किस स्टेज में किस प्रकार के फ्रंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कथन और कारण दिए हैं, तो पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव यानी एयर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। कारण कह रहा है कि वायु का तापमान बढ़ता है तो इसके अणुओं में प्रसार होता है जिसके कारण दाब घट जाता है। ठीक है, तो आपका कथन जो कह रहा है कि समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, अधिकतम होता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि समुद्र स्तर पर जो दबाव होता है वायुमंडलीय मानक दबाव होता है वो कितना होता है 1013.25 मिली बार का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अणु में प्रसार होगा और इसका वायुदाब घट जाएगा। आपको पता है जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, P बराबर F/A यानी फोर्स अपान एरिया। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है यानी अंश है और ये क्या है, हर है। अब ये बताइए P का मान कब बढ़ेगा, जब F का मान क्या होगा, ज्यादा होगा और इसका मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब वायु का जो है तापमान बढ़ाएंगे तो वायु का एरिया क्या होगा, फैलेगा। तो वायु का जब एरिया फैलेगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी ये पहले 10 था और ये 8 था, अब ये 12 हो गया और ये 20 हो गया, बढ़ गया ये, तो क्या हो गया, पी कम हो गया कि नहीं कम हो गया, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो पी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा यानी प्रेशर घट जाएगा। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि कुछ हवाएं दी गई हैं और आपको बताना है कि एक लोकल विंड्स का संबंध कहाँ कहाँ से है। एक इधर दिया गया है एलिफेंट हवा, मिनुआनो हवा, हवागट हवा, लिबेशियो। ठीक है, इधर फिलीपींस, इटली, इंडिया और ब्राजील। कुछ अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस हवा का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो एलिफेंट हवा है ये कहाँ पे चलती है, ये चलती है इंडिया में। इंडिया में जो आपका वेस्टर्न जो आपका पश्चिमी घाट है उस वाले यानी केरला और कर्नाटक के बीच में यानी केरला वाले रीजन में एलिफेंट हवा चलती है। मिनमाओ कहाँ चलती है, मिनमाओ चलती है आपकी ब्राजील में। मिनुआनो लिखा हुआ है, तो मिनुआनो कहाँ पे चलती है, ब्राजील में चलती है। और जो ये हवागढ़ हवा है तो हवागढ़ हवा कहाँ चलती है, फिलीपींस में। और लिबेसियो हवा चलती है आपकी इटली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लोकल विंड्स भी दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, एक पूछेगा रीजन से कि किस रीजन में पाई जाती हैं और आपके एक क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछता है, एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि कौन सी हवा का गुण क्या है यानी ठंडी है या गर्म है। तो ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जब नम एवं गर्म वायु की परत ठंडी सतह पर चलती है तो इससे किस प्रकार के कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन है विकर्ण कोहरा यानी आपका जो है रेडिएशन फॉग होता है, विपरीत कोहरा होता है, अभिवहन कोहरा यानी एडवेक्शन कोहरा, या अग्र कोहरा होता है आपका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब गर्म एवं ये कह रहा है कि जब जिसमें हॉट यानी हॉट एंड ह्यूमिड वायु है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये मान लीजिए चल रही है, ये किस एरिया में चल रही है, मान लीजिए यहाँ पर कोई हवा है वो है ठंडी। तो आपको पता है कि हमेशा जो भारी होता है वो नीचे रहेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। तो हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, यानी गर्म है तो हल्का है, तो इसी के क्षेत्र में जब आएगा तो इसी के ऊपर ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब दो हवाएं विपरीत गुणों की होती हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करती हैं तो उस प्रकार से किस प्रकार के कोहरे का निर्माण होता है, उसमें अभिवहन प्रकार के कोहरे का निर्माण होता है यानी एडवेक्शनल फॉग का निर्माण होता है। फॉग भी कई प्रकार के होते हैं, रेडिएशन फॉग होता है, एडवेक्शनल फॉग होता है और ऐसे ही कई प्रकार के फॉग बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है
कि शीत महासागरीय धारा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों को भिगोती हैं, यानी महासागर की जो पश्चिम किनारा है उसके पास चलती हैं। कारण कह रहा है कि रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जितना भी देखेंगे वर्ल्ड में, चाहे आप जो है यूएसए की बात कर ले या बात कर लीजिए आप जो है अफ्रीका की, तो कहीं पर भी देखेंगे कि जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एरिया में ही क्या करती हैं, चलती हैं। ठीक है, ईस्टर्न में चलती हैं लेकिन ईस्टर्न में कम चलती हैं, वेस्टर्न में ज़्यादा चलती हैं। अब वेस्टर्न में ही क्यों चलती हैं ठंडी जलधाराएं, ये कह रहा है कि इसका कारण है कि अब पहले हम कारण पढ़ते हैं। कारण कह रहा है कि रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 से 30 डिग्री के मध्य जितने भी रेगिस्तान पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, वो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो क्या देखिए कारण जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, जिसे हम कारण को पढ़ें कि रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कारण है किसका, अभिकथन का। ठीक है, तो कथन पहले पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि शीत महासागरीय धारा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों को भिगोती है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये भिगोती है, क्यों भिगोती है, क्योंकि रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, तो ये तो परिणाम हो गया जो रेगिस्तान पाए जाते हैं पश्चिमी किनारों पर, उसके कारण तो आपका जलधारा नहीं चलती है। ठीक है, बल्कि जलधारा के कारण रेगिस्तान के क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। ये इसलिए परिणाम है, इसलिए इसकी क्या करेगा, व्याख्या नहीं करेगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि गर्म हवा के ऊपर आने और मिलने से सीधे हस्तांतरित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं। यानी कहीं पर ये जो है वार्म एयर है, और वार्म एयर जब किसी दूसरे जो है किसी भी पदार्थ से या किसी भी वस्तु पे क्या है कि सीधे मिलती है उससे, तो उसमें अपना क्या कर देती है, हीट को ट्रांसफर कर देती है, यानी सीधे स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा, यानी अपनी जो ऊष्मा है उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं सेंसिबल हीट यानी संवेदनशील ऊष्मा या संवेदनशील गर्मी, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट गर्मी, प्रच्छन्न गर्मी या टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि कोई गर्म एयर है वो दूसरे वस्तु से टकराती है तो अपना हीट ट्रांसफर कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रकार की इस ऊष्मा को बोलते हैं सेंसिबल हीट। जैसे सन से जो आने वाली ऊर्जा है, ये किसी जब है पदार्थ पे पड़ती है, मान लीजिए आपका टेबल बाहर रखा हुआ, तो ये हीट हो जाता है, आप लकड़ी का टेबल हो या लोहे का, तो ये क्या है, ये जो हवा गर्म होती है और इसके संपर्क में आती है, तो उसको अपना एनर्जी, अपना जो ऊष्मा होता है वो एयर वो किसमें ट्रांसफर कर देती है, चेयर पर ट्रांसफर कर देती है। तो इस प्रकार की एनर्जी को या ऊष्मा को क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि भूस्थैतिक पवन, भूस्थैतिक पवन को इंग्लिश में बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड में जो प्रेशर ग्रेडियंट बल होता है और कोरियालिस बल होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है। यानी जो आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड में जो जो यानी भूस्थैतिक पवन प्रवाह होता है, उसमें जो आपका दाब प्रवणता बल है यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है पी जी एफ है, और जो आपका कोरियालिस बल है सीओ है। ठीक है, उसमें क्या रिलेशन होता है, यानी किस कंडीशन में आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड चलती है। जब जो है प्रेशर ग्रेडियंट बल और कोरियालिस बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, समकोण पर काम करते हैं, एक दूसरे के समानांतर काम करते हैं, या विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो जब कहीं पर क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मान लीजिए यहाँ पर क्या है, समान है, और यहाँ पर क्या है, कोरियालिस बल समान है, यानी जब दोनों बलों का मान जिस जो है रीजन में, जिस दशाओं में समान हो जाएगा, वहां पर क्या होने लगता है कि जो हवाएं होती हैं वो अक्षांश के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं, और इसी को बोलते हैं जियोस्ट्रैटिक विंड। ठीक है, तो जो भूस्थैतिक पवन है, ठीक है, जियोस्ट्रैटिक विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, ये धरातल से 500-1000 मीटर ऊंचाई पे चलती हैं, क्योंकि ये घर्षण के प्रभाव से मुक्त रहना चाहती हैं। तो ऐसे विंड यानी जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है वो कब फ्लो करती है, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का बल है यानी मान है, और कोरियालिस बल का मान है, दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर यानी बराबर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो इसमें बहने वाली हवा होती है उसको क्या बोल देते हैं, भूस्थैतिक पवन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सी बना लीजिएगा, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर 4 जो है स्थलीय हवा का नाम दिया गया है, और इधर क्या दिया गया है, 4 कंट्री का नाम। तो पहला है ये लू है। ठीक है, इसको लू पढ़िएगा आप लोग। ये लू है, ब्रिकफील्डर है, नॉट है, सिराको है। ऑस्ट्रेलिया, लीबिया और अल्जीरिया, कनाडा और भारत।
तो सबको पता है कि जो लू कहाँ चलती है, लू जो है अत्यंत बहुत ही गर्म और जो है हाई टेम्परेचर वाली हवा होती है, जो कि कहाँ चलती है गर्मियों के महीने में, उत्तर भारत में चलती है। ब्रिक फिल्टर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। और नॉट कहाँ पे चलती है, कनाडा में। और सिराको कहाँ पे चलती है, लीबिया या अल्जीरिया में चलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 1। तो ये आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय हवा जैसे आपको बताए थे कि उसका कंडीशन क्या है, वार्म है या जो है कोल्ड है, और उसका रीजन क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है वो हिंसक आंधी की ओर बढ़ता है। यानी अगर कहीं पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है तो बहुत तेज के साथ वहां पर क्या आता है, आंधी आता है, ठीक है। क्यों, अगला कारण कह रहा है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दबाव होता है, ठीक है। तो कहीं पर अगर प्रति चक्रवात की कंडीशन आती है, एंटी साइक्लोन की कंडीशन आती है, तो वहां पर आंधी जैसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि वहां का प्रेशर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक केंद्र का हाई हो जाता है। जब सेंटर पे हाई प्रेशर हो जाता है तो हवा में स्टेबिलिटी का गुण आ जाता है, हवा ऊपर नहीं उठती बल्कि क्या क्या करती है, नीचे स्थिर रहती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा सही है, क्योंकि प्रति चक्रवात में जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और जो साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो ये गलत है और आर क्या है, सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, सही पूछा गया, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो पहला आपसे कह रहा है कि एल नीनो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एल नीनो आने से ही क्या हो रहा है, लगातार जो है जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी एक कारण ये भी है आपका, एल नीनो जो है वो भी कारण है आपके जो एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा क्या है कि एल नीनो भी ऑस्ट्रेलिया के सूखे से संबंधित है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एल नीनो आता है तो ये भारत में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। वहीं पर जो पेरू कंट्री होती है वहां पर क्या आ जाती है, बाढ़ की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ठीक है। अगला क्या है, सी ऑप्शन कह रहा है कि एल नीनो एक शीत जलधारा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एल नीनो एक शीत नहीं बल्कि क्या है, उष्ण जलधारा है, वार्म करंट है। अगला है कि एल नीनो की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि एल नीनो की खोज 19वीं नहीं बल्कि किसमें, आपके 16वीं शताब्दी में हुआ था। एल नीनो की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उस पर उतना रिसर्च पहले नहीं हो रहा था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केंद्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए जो केंद्र के लिए समुद्र सतह का तापमान क्या होना चाहिए। यानी कहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो रहा है, तो जो सेंटर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन हो सके। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 25 डिग्री या 30 डिग्री। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप के लिए तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, काफी लो होना चाहिए, कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, हवाओं में घूर्णन होना चाहिए। यही सारी कंडीशन तो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी 27 डिग्री। तो आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चन करते हैं। कल हम लोग जो है आपका, आज वैसे हम 50 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन कुछ जो है समस्या से हम जो है 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आज 25 क्वेश्चन करते हैं। कल हम इसको जो है 75 क्वेश्चन कर देंगे। तो आपका 2 दिन में जो दो आपको वीडियो में 100 क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। तो ये आपको 25 क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको देखिए और बताइए कि इसमें से जो है आपके कितने सही जा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आपके जो है एग्जाम को ध्यान में रखकर जो बनाया गया है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं हो रहा है। ये सारी बातें आपको कमेंट करके हमको क्या करना है, बताना है, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।